those physical quantities which require only magnitude for their mathematical operations and direction is not required. Are called vector physical quantities. मीनिंग इसकी समझ लें, ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, सॉरी डिवीजन नहीं आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आप बेटा कंफ्यूज होते हो इस बात पे कि आप ये कहते हो कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड के बगैर तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। ठीक, यहाँ पे हम गलती पे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेशर है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। ये दो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से सभी बुकों में मिलेगा आपको। ठीक, और बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। अगर आप ये कहेंगे कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है तो इनको नहीं होना चाहिए था। ठीक, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो केवल एक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर के बीच में कि स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, आप एनसीईआरटी में चाहिए 4th एक्सरसाइज 27th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 4th एक्सरसाइज 27th क्वेश्चन, हाँ लास्ट पेज पे है। इट इज गिवन दैट ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट मीन दैट, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डज इट मीन दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी नेसेसरली ए वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो निश्चित रूप से वेक्टर होगी? पीछे आंसर दिया हुआ है नो, और दैट इज द वेरी करेक्ट आंसर। क्योंकि हम 12th में बहुत कुछ पढ़ते हैं जिसमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन हमें यूज करना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन बाकी एनालिसिस में यूज करना पड़ता है। अगर डायरेक्शन नहीं होती, यूज क्या करते हैं? फ्लेमिंग्स लॉ हम पढ़ते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। भाई साहब, करंट में डायरेक्शन नहीं होती तो फ्लेमिंग लॉ क्यों आता? इससे बड़ा एग्जाम्पल अभी राइट नाउ जो आपको पता हो मैं नहीं समझा सकता, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें बेटा डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन हो या ना हो, इससे मैथ इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, कल एक बच्चे ने कहा था मेरे से इसी बात पे कि सर जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन होती है, जैसे प्रेशर का एग्जांपल लिया था, तो उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती हैं। तो इस पॉइंट पे प्रेशर देखेंगे, किसी एक पॉइंट पे इधर भी उसकी डायरेक्शन, इधर भी डायरेक्शन, इधर भी डायरेक्शन, हर तरफ डायरेक्शन। ही वॉज वेरी राइट। ठीक है, या दूसरा केस ये कहा था कि नहीं साहब डायरेक्शन डेफिनेट होती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ डेफिनेट होती है। दोनों का केस डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन को डेफिनेट लेके चलेंगे तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है, लगातार बदल रही होती है। और एक लाइन पे अगर आप सीधे सीधे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, तो भी आपकी डिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, वो वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक, स्पीड भी आती है, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो इस बेसिस पे नहीं, केवल एक डिफरेंस है कि मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन के लिए कहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पड़ जाए वो वेक्टर है और जहाँ पे ना पड़े वो स्केलर है। एग्जाम्पल में मास, एरिया, अंडरलाइन कर दें इसे, एरिया कई जगह पे स्केलर, कई जगह पे वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, डेंसिटी, एंगल, इसको भी अंडरलाइन कर दें, एसेट्रा। तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये यूज पे डिपेंड करता है। बहुत सारे यूज में ये स्केलर की तरह वर्क करता है, बहुत सारे यूज में ये वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो वो यूसेज के ऊपर हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which require both magnitude and direction for their mathematical operations are called vector physical quantities. एग्जाम्पल में बेटा यहाँ लिख लेंगे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, एरिया, एंगल, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, टॉर्क, एसेट्रा। दिस इज क्लियर? ये क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, representation of vectors. Representation of vectors. जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो हमारे पास देयर आर टू मेथड्स। ठीक, पहले मेथड पे हम देख लें, इट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली जो है एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के तीन पार्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड हेड, इट इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज लेंथ। जो एरो का लेंथ है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। टेल है स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये हमारी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जगह वर्क होता है, इस पर काम होता है हमारे लिए, लेकिन आगे हम जहाँ एनालिटिकल मेथड आता है वहाँ पे एरर होने की गुंजाइश, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हम उसका यूज करेंगे। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन।
इस वेक्टर के बारे में आप एक बात समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर आपको आता है, फिजिक्स आपको आती है, ठीक, फिजिक्स आपको आती है, वेक्टर नहीं आता है तो बहुत डिफिकल्टी है, आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के, जिसमें एलजेब्रा है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक, ये चीज़ें आनी जरूरी है। या मैं कहूँ तो मैथ का काफ़ी बड़ा पोर्शन, 11th-12th मैथ का बहुत बड़ा पोर्शन आपको आने की ज़रूरत है, और ये हमें यहाँ पे शॉर्ट में करना होगा, उतना डिटेल में नहीं जा सकते वहाँ पे। तब पढ़ दो इसे। नंबर बी पार्ट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली जो हमारे पास वेक्टर हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम सिंगल अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एरो साइन लगाते हैं। इस एरो साइन का डायरेक्शन से केवल इतना ही लेना देना है कि वो ये बताता है कि भाई साहब इस एक जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ ही लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट कभी नहीं निकालेंगे, ठीक है बेटा। हम बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, स्मॉल लेटर यूज करें, कैपिटल लेटर यूज करें, कॉम्बिनेशन यूज करें, या इसके अलावा कैप लगाते हैं, बी कैप, ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। डिफरेंस ये है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जिसमें एरो लगाया हुआ है, जिस पे कैप लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है, ठीक। तो बेटा लिख लें इसे। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो, पूछना तुरंत जरूरी है बेटा, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले जो टाइप की बात करूंगा, यूनिट वेक्टर की बात करूंगा। लिखें इसमें, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी and which is used to express direction only, and which is used to express direction is called unit vector. Symbolically it is represented as कैपिटल ए कैप, बी कैप, ए बी कैप, स्मॉल ए कैप, स्मॉल बी कैप, स्मॉल ए बी कैप। इसमें हमें कैप साइन लगाना होता है। हम सिंगल लेटर यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ए बी को यूज किया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखें, व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, when a vector is divided by its magnitude, we get a unit vector in the direction of the given vector. We get a unit vector in the direction of given vector.
इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक, अब बेटा सबसे पहली बात यह है कि सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड कैसे दिखाना है। तो ठीक, तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए आप इसके ऊपर से एरो साइन हटा दें, तो ये जो विदाउट एरो कैपिटल ए लिखा हुआ है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। या दूसरा मेथड ये है कि हम वेक्टर ए का मॉडुलस ले लें, इसे हम पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? मैं जनरली इसका यूज करूंगा, हमें आना दोनों चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी गेट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। सही बात है ना? ये समझ में आ रहा है ना? अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। A vector can be represented as the product of its magnitude and unit vector in its direction। सभी वेक्टर को मैं इसी के बेसिस पे ही डिफाइन करूंगा। जो भी आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनको इसी के आधार पे, इन्हीं के बेसिस पे डिफाइन करूंगा। जब हम मैथमेटिकल अप्रोच बना रहे हैं तो मैथमेटिकल मॉडल उसका बनना चाहिए। ठीक, तो आपकी बुक में हो सकता है ऐसा ना दिया हो, ठीक, यूनिट वेक्टर दिया होगा नो डाउट, लेकिन उन्होंने जीरो वेक्टर से स्टार्ट किया होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, उन्होंने जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उस सेंस में चीजें नहीं दी होंगी, ये तो दिया होता है, मना नहीं कर रहा, तब कर दें से। ठीक, तो यहां पे मैं केवल एक चीज लिखूंगा, मैंने जो आपको अभी बताया, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। मैं इसी के यूज की सहायता से सभी को एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2, जीरो वेक्टर। यहां समझ लें, अगर हम कहें वेक्टर ए इक्वल टू 0, ए कैप इक्वल टू 0, तो वेक्टर में दो चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन जीरो कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, ईस्ट होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, वेस्ट होती है, कोई जीरो तो डायरेक्शन होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू 0 और जीरो डायरेक्शन नहीं होती है तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल सुन लीजिए। ठीक, एक बच्चे ने जाके घर पे कंप्लेंट की कि हमारे सर बड़े गुस्से में थे आज, उन्होंने 0 थप्पड़ मुझे मारे दोनों गालों पे। तो पेरेंट्स ने पूछा किस गाल पे मारा, डायरेक्शन क्या था। बच्चे ने डायरेक्शन बताने की कोशिश की, पेरेंट्स ने कहा कि ऐसे मारा होगा और बच्चे को लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और जब जीरो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। बच्चा मजाक भी कर रहा है तो भी डायरेक्शन उसे नहीं बताना चाहिए था, वो डिफाइंड नहीं है। जीरो वेक्टर, 0 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लें। इक्वल वेक्टर्स, अगर बेटा दो वेक्टर को मैं इक्वल कहूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी या ए कैप इक्वल टू, तो ये इंडिकेट करता है ए इक्वल टू बी एंड ए कैप इक्वल टू, भाई मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्शन को डायरेक्शन से। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो।
यहां पे अगर हम देखें, दिस इज वेक्टर ए ग्राफिकली देखना चाहें एंड दिस इज वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, अगर ऐसे दिखाना चाहें तो। ठीक, अनइक्वल वेक्टर्स। मीन्स वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, यही कह सकते हैं ना। और ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप। तो जो मैं उस समय कह रहा था कि नहीं भाई साहब, आपकी बुक में इस फॉर्मेट में बाकी वेक्टर्स को नहीं समझाया गया है। ठीक, यूनिट वेक्टर तो हर बुक में दिया रहता है। तो दो चीजें हो सकती है इसमें, हो सकता है पहले ए बी के बराबर ना हो, ए कैप बी कैप के बराबर हो, तो भी अनइक्वल वेक्टर होंगे। दूसरा, और ए बी के बराबर हो बट ए कैप बी कैप के बराबर ना हो। और तीसरा, ना मैग्नीट्यूड सेम हो और ना ही डायरेक्शन सेम हो। तो इस फॉर्म में बातों को कंक्लूड करना आसान हो जाता है, नहीं तो मुझे रटना पड़ता है। इसी को देख के मैं लिख सकता हूं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल वेक्टर्स इफ दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड और डिफरेंट इन डायरेक्शन और डिफरेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, नंबर 5, नंबर 5 कोई प्रॉब्लम क्या बेटा? नंबर 5, पैरेलल वेक्टर्स। यहां पे अगर इसको आप ग्राफिकली देखना चाहें तो डायरेक्शन सेम है, वेक्टर ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है। यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है ए और बी का, डायरेक्शन सेम नहीं है। ये समझ में आ रहा है बेटा? और यहां पे ना ही मैग्नीट्यूड सेम है ना ही डायरेक्शन सेम है। तो मुझे ये चीज यहां से इंटरप्रेट करने आनी चाहिए। ठीक, पैरेलल वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, इसका मीनिंग ये है दोनों का डायरेक्शन इक्वल है। टू वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, ये देखें बेटा, एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी, ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक, तो हमारे पास मेन कंडीशन ये है, वेक्टर ए को लिख सकते हैं, ए कैप को लिख सकते हैं वेक्टर ए बाई ए इजकल टू वेक्टर बी बाई बी इजकल टू वेक्टर ए इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए अपॉन बी वेक्टर बी, लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, ए अपॉन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों पॉजिटिव होंगे, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। इट कम्स आउट टू बी लैम्डा। ठीक, और ये लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स अगर हम दोनों वेक्टर को इस प्रकार से आपस में रिलेट कर सकें कि वेक्टर ए इजकल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसमें बेटा एक चीज अभी और आएगी, यहां पे देखें हमने क्या कहता है, वेक्टर ए इजकल टू वेक्टर बी को, ए कैप इजकल टू हमने बी कैप कहा था ना बेटा पैरेलल के लिए, इसको लिखता हूं वेक्टर ए अपॉन ए
इक्वल टू वेक्टर बी या बी कैप कह सकते हैं इसे। इसका मीनिंग हो गया वेक्टर ए इक्वल टू ए बी कैप। ये भी बेटा मेरे पास फॉर्मूला है जिसका यूज मुझे आगे करना पड़ेगा कि अगर मुझे कहा हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन हो और ये कहा हो वेक्टर बी के पैरेलल है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है और वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो वेक्टर ए को अगर लिखने का तरीका है तो हम लिख सकते हैं इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई इट्स डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन वेक्टर बी की ही डायरेक्शन होगी। नोट कर लें से। निगेटिव वेक्टर, सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर, सॉरी पहले निगेटिव वेक्टर ना लिखें, एंटी पैरेलल वेक्टर। Two vectors are said to be anti-parallel. Two vectors are said to be anti-parallel if they are opposite in direction. If they are opposite in direction. If they are opposite in direction. मीन्स एक वेक्टर ये हो और दूसरा वेक्टर ये हो तो इनको एंटी पैरेलल वेक्टर चाहिए। ठीक, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट होना जरूरी है। हमें पता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये अगर एक्स एक्सिस है, ओरिजिन के इधर जाओ तो इधर जाओगे तो माइनस एक्सिस तरफ। एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी एंटी पैरेलल है, मीन्स ए कैप जो होगा माइनस बी कैप के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते, मेन कंडीशन है, वेक्टर ए अपॉन ए माइनस वेक्टर बी अपॉन बी, और वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक बेटा, वेयर लैम्डा इज लेस देन 0। तो अगर किसी वेक्टर को हम इस प्रकार से रिलेट कर सकें जहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। नोट करना। नेगेटिव वेक्टर, two vectors are said to be negative of each other two vectors are said to be negative of each other if they are same in magnitude but opposite in direction. But opposite in direction. मीन्स बेटा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है।
means vector A can be written as minus vector B, or A cap A cap is equal to minus B cap, or A is equal to B and A cap is equal to minus B cap. तो मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट में करना हमें आसान होगा, बाद में हम इसको डिफाइन कर देंगे. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो यहाँ से वर्कआउट करना चीज़ें आसान हो जाती हैं. नेक्स्ट लिखे बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स vectors having same starting point. Vectors having same starting point. इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ABC वेक्टर का, इसलिए ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं. ठीक, ड्रॉ कर लें बेटा. 9th, को-टर्मिनस वेक्टर्स. जिनका टर्मिनल और एंड पॉइंट सेम हो. The vectors whose terminal points are same are called coterminous vectors. कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो. All the vectors having same line of action are called collinear vectors. इसका ध्यान रखें, इसका यूज करते समय अक्सर हम गलतियां करते हैं. इसका यूज करते समय अक्सर हम गलतियां करते हैं, और थोड़ा सा अगर हम इसे ध्यान से समझ लें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों कोलिनियर हैं, लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड तो कोलिनियर हैं, लेकिन थर्ड कोलिनियर नहीं है इनके साथ. नहीं बेटा, वेक्टर की आगे दो कैटेगरीज होती हैं. एक वो होती है, हमने आप सभी से कहा कोई कहीं पे भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे हो, सबसे का 2 मीटर ईच डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाइए, तो सब इक्वल है, सब इक्वल है, सब कोलिनियर है, क्योंकि सभी ईच डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए अपनी जगह से जहाँ. तो ऐसे वेक्टर्स को जिनका इफेक्ट किस पॉइंट पे वो वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, हम ग्लोबल वेक्टर कहते हैं, कहीं पे भी कोई एक्शन हो जाए. तो अगर ये ग्लोबल वेक्टर की तरह है, तब इसको यहाँ ड्रॉ करो या इसके आगे ड्रॉ करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तब ये तीनों कोलिनियर है. लोकल वेक्टर क्या है, मैंने कहा स्विच ऑन कर दो, फोर्स ही लगाओगे आप, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे प्रेस करते रहो, स्विच ऑन नहीं होगा. एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको प्रेस करना होगा तभी स्विच ऑन होगा. तो ये इस समय लोकल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है. तो अगर ये थर्ड वेक्टर लोकल वेक्टर है तो कोलिनियर नहीं है. तो इसी में हमें प्रॉब्लम होती है, हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि वेदर द गिवन वेक्टर इज लोकल वेक्टर और ग्लोबल वेक्टर, हम सबको कोलिनियर बता देते हैं. मैथ में आप 12th में स्टडी करेंगे, नहीं कोलिनियर कह सकते तीनों को, इसको तभी कह सकते जब यहाँ पे हो या अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करो, जैसा भी हो.
जो लाइन में कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स पढ़ा है आपने, वो 100% एप्लीकेबल होता है। लेकिन हम फिजिक्स में बात करें तो अगर वेक्टर ग्लोबल वेक्टर की तरह बिहेव करता है तो डायरेक्शन सेम हो तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। ठीक, तो आगे चलें। बेटा हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ द 3 वेक्टर्स आर ग्लोबल वेक्टर्स, ऑल द कोलिनियर, इफ दे आर नॉट ग्लोबल वेक्टर्स, लोकल वेक्टर्स, दे आर नॉट कोलिनियर। ए एंड बी फर्स्ट और सेकंड कोलिनियर है, थर्ड कोलिनियर नहीं है अगर ये लोकल वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। इलेवेंथ, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक, all the vectors lying in same plane, all the vectors lying in same plane. Next heading, mathematical operations over vectors. Mathematical operations over vectors. लिखिए बेटा, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस are defined over vectors but division is not defined as direction has no magnitude to be divided. As direction has no magnitude to be divided. बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और remaining the next lecture. Till then, have a nice day. Goodbye. Bye bye.